दोस्तों, मेरा नाम मंजू है और घर में मुझे सभी रिया कहकर बुलाते हैं। हम सिर्फ 4 ही बहनें हैं, जिसमें मेरी बड़ी बहन रवीना की शादी हो चुकी है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, इसीलिए जीजू का दिल मुझ पर आ गया। दिखने में तो मेरी दीदी रवीना भी कम नहीं है, लेकिन वह कहते हैं ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं 22 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी हाइट ज्यादा नहीं, बस 5.5 इंच थी। जीजू से थोड़ी सी ही ज्यादा थी, लेकिन मेरी बॉडी ठीक थी। मेरे पापा, मम्मी और मैं एक छोटा से गांव में रहते थे। गांव में रहते थे तो अच्छे से दूध पनीर खाते, तथा रवि शहर में रहती थी, क्योंकि जीजू एक बिजनेस कंपनी ऐसा ही कुछ करते थे, मगर वह लाखों में पैसे छापते थे। मैं जीजू के साथ फोन से खूब बातें किया करती थी और वह सब कुछ बताते जो मेरी दीदी के साथ दिनचर्या में करते थे। मुझे भी उनके साथ यह बातें करके बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार तो वह वीडियो कॉल पर मुझसे जिद करने लगते थे कि तुम्हारी भी दिखाओ ना रवीना कैसी है, इसलिए मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी डर सा लगता था। लेकिन जीजू ने मुझे बहुत बार नाग देवता के दर्शन करवाए थे, क्योंकि नाग देवता का मंदिर उनके घर में ही रहता था। वह बोलते कि कुछ नहीं होता अंकिता, तुम तो बहुत डरती शर्माती हो। अब तुम्हारी रवीना को ही देख लो, रोज इसकी नाग देवता की पूजा कर 3 सोती है, तभी तो उसके चेहरा खिला खिला रहता है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोलती कि बस करो जीजू, मुझे नहीं देखना आप भी ना। सच कहूँ तो मेरा भी पूजन करवाने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, इसलिए मैं फोन काट देती एक बार बार। जीजू ने फोन पर मुझे बहला फुसलाकर पूछ ही लिया कि रिया, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम शादी कर लो? तो मैंने जीजू को कहा कि बहुत करता है जीजू, आखिर मैं भी तो एक खूबसूरत लड़की ही हूँ। तो जीजू बोले कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं जीजू, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो जीजू बोले कि अरे साली जी, शादी की बात कौन कर रहा है? मैं तो आपको बिना शादी भी सांसारिक सुख देना चाहता हूँ। मैं मेरा सारा सुख तुमको देना चाहता हूँ। तभी मैंने जीजू लोकेश से कहा कि चलो ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोचकर बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजू ने मुझे फोन कर लिया और पूछने लगे कि क्या हुआ रिया, तुमने बताया नहीं? तो मैं बोली कि जीजू, वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आप मेरे जीजा जी लगते हो। अगर रवीना को पता चल गया तो वह तो मुझे मार ही डालेगी, वह गुस्सा करेगी। तभी जीजू बोले कि अरे अंकिता, तुम इतना डरा मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं कल तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, बस तू एक बार हाँ कर दो। लेकिन तभी मैंने जीजू से कह दिया था कि जीजू, मेरी ना है, आप मत आना शाम को। मैंने फिर जीजू लोकेश को फोन किया कि जीजू, मैं सच कह रही हूँ, आप कल मत आना। लेकिन लोकेश कहने लगे मैंने मन बना लिया है और अब तो मैं आऊंगा, देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानती हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जीजू नहीं माने। सुबह 7 बजे तक जीजू लवलेश गाड़ी लेकर घर आ चुके थे। घर में काका जीजी भी थे, तो जीजू उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने बहाना भी बना लिया था कि मैं जरा रिया के काम से आया हूँ। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो थोड़ी देर बाद जीजू सीधा ही रसोई में आ गए और उन्होंने जोर से मेरी चुन्नी खींची और बोले कि कैसी हो साली, फोन पर तो बड़े नखरे दिखाती रही थी, फिर इतना किसके लिए सजी हो? तभी मैं जोर से चीख पड़ी कि छोड़ो लोकेश, आप भी ना। मैंने कितना मना किया था कि मत आना, लेकिन फिर भी आप आ गए। क्या आपका रवीना से जी नहीं भरता जो मेरे पीछे पड़े रहते हो? इतने में जीजू लोकेश बोले कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, चलो अभी तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ। उसके बाद उन्होंने सोने की चेन निकाला और मेरे गले में डाल दिया। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर थी। मैंने पूछा कि अब इसकी क्या जरूरत थी जीजू? तो वह बोले कि यह तो साली रिया के लिए बस छोटा सा तोहफा है, बताओ कैसा लगा? तो मैं हंसते हुए बोले कि बहुत अच्छा है जीजू, लेकिन आप यह मत समझ लेना कि मैं इसके बदले आपको। तो जीजू बोले कि अरे नहीं रिया, ये तो बस ऐसे ही मन किया तो ले लिया। वैसे सच कहूँ तो यह तुम पर बहुत जच रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो। तभी मैं बोली कि
बस करो जीजू, मुझे ज्यादा बड़ाई करने को कोई जरूरी नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया। जीजू भी भूखे ही आए थे तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि जीजू शायद अभी जाएंगे तो मैंने कंफर्म करने के लिए मजाक के मूड से पूछ लिया कि जीजू आप आज रुक जाते तो। जीजू बोले कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं कल सुबह जाऊंगा। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर मैं आज ही निकल जाऊंगा। तो मेरे पापा बोले कि अरे नहीं, ये तो मजाक कर रही है, और उन्होंने मुझे ही डांट दिया। खाना खाकर जीजू बेडरूम में आराम करने लगे तथा काका जीजी खेत चले गए क्योंकि हमारे खेत में अभी बाजरा लगाए जा रहे थे। मैं भी काका के साथ खेत जाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं घर पर रुकी तो जी मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने काका से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ही नहीं माने। वह बोले कि अगर तुम भी चलोगी तो फिर तुम्हारे जीजा जी घर में अकेले थोड़ी रहेंगे, इसलिए तुम घर पर ही रुको। मेरे काका से ऐसी बात सुनकर जीजू तो बहुत ही खुश हुए क्योंकि अब हमें सारी दिन में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद मैं रसोई का काम निपटाने लगी और जैसे ही काका जीजी घर से निकले, जीजू तुरंत मेरे पीछे रसोई में आ गए और मुझे पकड़कर गेस्ट रूम में ले गए। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। रूम में ले जाकर उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया तथा खुद नीचे बैठकर मुझे मनाने लगे कि अब मान भी जाओ ना। जीजू को नीचे बैठा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जीजू प्लीज आप ऐसे मत करिए, चलिए ठीक है, कहानी पूरी सुनो, मजा आएगा, पहले आप ऊपर बैठिए। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर जीजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोले कि चलो अब मान भी जाओ। महारानी जी को थोड़ी दया तो आई। तभी मैंने जीजू से कहा कि अब आप ऐसे करेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा, लेकिन सच कहूं तो जीजू मुझे बहुत ही डर महसूस हो रही है। तभी जीजू बोले कि कोई बात नहीं रिया, ये नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम सभी को होती है, और वैसे भी तुम घबारत लगी हुई और भी सुंदर लग रही हो। मेरे सिर पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ चुका था। फिर जैसे ही जीजू स्टार्ट करने लगे उतने में ही रवीना दीदी का फोन आ गया। फोन नहीं उठाया, उसके बाद फिर रवीना ने घंटी मार दी। जीजू फिर से फोन काटने वाले थे लेकिन मैंने उनके हाथ से फोन ले लिया और उठा लिया। फोन उठाते ही दीदी गुस्से में बोली कि क्या बात है लोकेश, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे। तभी मैंने जवाब दिया कि दीदी वो मैं रिया बोल रही हूँ। तभी दीदी बोली कि अच्छा कैसी हो रिया, और काका जीजी कैसे हैं। तो मैंने दीदी को नमस्ते किया और कहा कि मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो। तभी दीदी बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ, आज सुबह ही छत से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई। इतना सुनते ही जीजू ने मेरे हाथ से फोन ले लिया और दीदी से परेशान होकर डांटने फटकारते लगे कि रिया, तुम्हें सुबह जल्दी ही फोन कर देना चाहिए था ना, अब कैसी हो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम। रुको मैं अभी आया। तभी दीदी बोली कि अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जीजू ने दीदी को सॉरी बोला और कहा कि चलो अब मुझे माफ भी कर दो रानी साहिबा, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तभी मैंने जीजू के हाथों से फोन ले लिया और दीदी को कहने लगी कि दीदी मुझे जीजू की सारी शिकायत करनी है। तो दीदी बोली कि कैसी शिकायत। फिर मैंने उन्हें कहा कि यह मुझे बहुत परेशान करते हैं, हर वक्त छेड़ते बहुत है, मैं तो इन्हें बहुत डांटूं लेकिन यह मानते ही नहीं, अब आप ही समझाओ इन्हें। तब दीदी बोली कि यार जीजा साली के मामले में तो मुझे मत ही पटको, वैसे भी यह मुझे भी बहुत तंग करते हैं, इसीलिए इनकी आदत हो गई है। ऐसा कहते रहते उन्होंने फोन काट दिया। इतने में जीजू खड़े हो चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है प्रिया, अब मुझे जाना होगा। तो मैंने जीजू से कहा कि अरे रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है। मुझे लगा कि जीजू गुस्सा हो गया, अब तो मैं भी तैयार हूँ। तो जीजू बोले कि नहीं रिया, तुम समझने की कोशिश करो, रवीना को मेरी जरूरत होगी। मैंने जीजू को बहुत समझाया कि अरे बस 1 घंटे की तो बात है,
ना जीजू फिर चले जाना, लेकिन जीजू ने मेरी एक भी नहीं सुनी तो मैं रोने लगी और मैंने रोनी सी आवाज में जीजू से कहा कि प्लीज जीजू, मेरी आंखों में आंसू देखकर जीजू भी भावुक हो गए और बोले कि अरे पगली, रो क्यों रही हो। तभी जीजू ने मुझे बेड पर बिठाया और बोले कि चलो अब मुस्कुराओ। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू, शायद आप नहीं जानते कि मुझे आपसे बातें करना कितना अच्छा लगता है, ये तो मैं आपको तंग करने के लिए मना करती रहती हूँ। फिर जीजू मुझे समझाते हुए बोले कि अरे मुझे सुन पगली, में भी तुमसे हम भी बहुत प्यार, तो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। चलो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने तुम्हारी दीदी से भी मिलाना। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। जीजा बोले अब जल्दी से तैयार हो जाओ, लेकिन मैंने जीजू को कहा कि पापा नहीं जाने देंगे, उन्हें कौन कहेगा। तो जीजू बोले कि वो रवीना सब संभाल लेगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई और जब जीजू ने रवीना दीदी को बताया कि मैं भी आ रही हूँ तो दीदी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने काका को फोन करके बोल दिया। इसके बाद मैं और जीजू शहर के लिए निकल गए। सारे रास्ते मैंने जीजू पर से नजरें नहीं हटाई। जब जीजू लोकेश ने पूछा तो मैं बोली कि सच सच बताना जीजू, आप सिर्फ मेरे लिए ही गांव आए थे क्या। तभी जीजू मुस्कुराते हुए बोले कि आया तो तुम्हारी लेकिन किस्मत देखो, तुम ही को लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे ही जीजू को लव यू बोल दिया। मेरे इतना कहते ही जीजू ने एकदम गाड़ी डांट दी और बोले कि रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम अभी भी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ। तो मैं बोली कि हाँ, इतना मुझे पता है, तभी मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। फिर मैंने सॉरी बोलकर कहा चलो ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगी। तभी जीजू बोले कि मैं तो बस तुम्हें। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, आगे से नहीं करूंगी ऐसी गलती। वही रास्ते पर एक कुल्फी का ठेला लगा हुआ था, मुझे कुल्फी बहुत ही पसंद है। इसके बाद आधे घंटे के अंदर हम घर पहुंच गए। घर पर दीदी के साथ उनकी सहेली बैठी थी जो उन्हें महात्मा अस्पताल से चेक करवा कर लाई थी। मुझे देखकर लोकेश दीदी बहुत ही खुश हुई। जीजू ने जाते ही दीदी को जोर से लड़ने शुरू कर दी कि तुम्हें कितनी बार बोला है रवीना, धीरे धीरे काम किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। इसके बाद जीजू वहीं बैठ गए और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं रसोई में सभी के लिए पोहे बना रही थी, क्योंकि दोपहर में सभी को भूख लग गई थी। तभी रसोई में जीजू भी आ गए और वह बहुत ही खुश लग रहे थे। जब मैंने उनसे खुशी का कारण पूछा तो वह बोले कि रिया, तुम जितनी अच्छी बाहर से हो उसे लाख गुना अच्छी अंदर नेकदिल से हो। तभी मैंने कहा कि जीजू, वो तो मैं पहले से ही हूँ। तो जीजू बोले कि लेकिन मैंने तो आज ही देखा है तुम्हें बुरी नजर से बचाने वाले तिल, और जब तुम तब जाकर मैं समझी कि आज तो जीजू में लाइव दर्शन ही किए हैं, क्योंकि बाथरूम में एक खिड़की भी थी। तभी मैंने आंखें चढ़ाते हुए कहा कि जीजू, दीदी सच ही बोलती है कि आप बड़े बदमाश हो, कभी सुधरोगे। तभी लोकेश मेरी तारीफ करते हुए बोले कि आप जैसी साली साथ हो तो मैं सुधर कर क्या करूंगा। फिर मैंने जीजू को कहा कि चलिए अब जल्दी से दीदी के रूम में चलिए, नाश्ता कर लेते हैं। तो जीजू बोले कि नाश्ता वास्ता छोड़ो, बाद में कर लेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो। जब से तुम्हें ऐसे देखा है मुझसे तो एक पल भी नहीं रुका जा रहा। फिर जीजू ने मेरे हाथ से नाश्ते की थाली छुड़ाई और मुझे ले जाने लगे। तो मैंने जीजू को रोका कि अरे जीजू, छोड़िए ना, आप तो बहुत जिद करते हैं, आपको नहीं पता कि घर में दीदी अंकिता भी है और वह जाग रही है, इतनी भी क्या जल्दी है, शाम को कर लेंगे ना, अगर रवीना को पता चल गया तो गड़बड़ सी हो जाएगी। जीजू बोले कि कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम चलो ही ने तो कहा था कि सिर्फ आधे घंटे की ही बात है। लेकिन तभी दीदी ने आवाज मार ही दी कि दोनों रसोई में ही लड़ते रहोगे या नाश्ता भी लेकर आओगे, मुझे जोर की भूख लग रही है। तब जाकर माने कि चलो अब बड़े साहब का
ऑर्डर आ गया है तो फिर शाम को ही करेंगे। और हम नाश्ता लेकर दीदी के रूम में आ गए। आते ही दीदी ने कहा कि लोकेश, इतना क्यों परेशान करते हो बेचारी को। दीदी के इतना बोलते ही मैं भी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि दीदी, यह मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, हर वक्त मुझे छेड़ते रहते हैं, अब आप ही समझाओ इन्हें। तभी जीजू दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोले कि अच्छा बाबा, आज से सारी मजाक मस्ती बंद, ठीक, अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद जीजू नहाने चले गए तथा मैं और दीदी उनकी शादी का एल्बम देखते देखते सो गए। शाम को मैंने फर्श पर पोछा लगा दिया तथा थोड़ा बहुत काम करके दीदी रवीना को आंगन में टहला लगी। तभी जीजू बोले कि रिया, मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ घर का सामान मंगाना है तो बता दो। तभी मैं जीजू से मजाक करत हुए कि घर का सामान तो पूरा है, लेकिन आते वक्त मेरे लिए लंबी कुल्फी जरूर लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है, ऐसे पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। तभी जीजू बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो आज तुम खाना भी मत बनाना, मैं बाहर से ही ले आऊंगा। इतना सुनकर तो मैं और भी खुश हो गई थी। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर दीदी बोली कि मेरे लिए तो कभी भी बाहर से खाना नहीं लेकर आए, अब साली आई है तो उनकी इतनी सेवा हो रही है। तभी जीजू बोले कि अब मुझे आज्ञा दो साहिबा, वरना यही रात हो जाएगी। बजे के करीब जीजू वापस आ गए थे तो आते वक्त मिठाइयाँ तथा खाना भी ले आए। इसके हमने साथ बैठकर खाना खाया तथा जीजू ने हमें बहुत हंसाया। खाना खाने के बाद जीजू दीदी को रूम में ले गए तथा उन्हें दवाइयाँ दे दी और उनका सर दबाने लगे। बोलते ही मैं भी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि दीदी, यह मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, हर वक्त मुझे छेड़ते रहते हैं, अब आप ही समझाओ इन्हें। तभी जीजू दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोले कि अच्छा बाबा, आज से सारी मजाक मस्ती बंद, ठीक, अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद जीजू नहाने चले गए तथा मैं और दीदी उनकी शादी का एल्बम देखते देखते सो गए। शाम को मैंने फर्श पर पोछा लगा दिया तथा थोड़ा बहुत काम करके दीदी रवीना को आंगन में टहला लगी। तभी जीजू बोले कि रिया, मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ घर का सामान मंगाना है तो बता दो। तभी मैं जीजू से मजाक करत हुए कि घर का सामान तो पूरा है, लेकिन आते वक्त मेरे लिए लंबी कुल्फी जरूर लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है, ऐसे पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। तभी जीजू बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो आज तुम खाना भी मत बनाना, मैं बाहर से ही ले आऊंगा। इतना सुनकर तो मैं और भी खुश हो गई थी। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर दीदी बोली कि मेरे लिए तो कभी भी बाहर से खाना नहीं लेकर आए, अब साली आई है तो उनकी इतनी सेवा हो रही है। तभी जीजू बोले कि अब मुझे आज्ञा दो साहिबा, वरना यही रात हो जाएगी। बजे के करीब जीजू वापस आ गए थे तो आते वक्त मिठाइयाँ तथा खाना भी ले आए। इसके हमने साथ बैठकर खाना खाया तथा जीजू ने हमें बहुत हंसाया। खाना खाने के बाद जीजू दीदी को रूम में ले गए तथा उन्हें दवाइयाँ दे दी और उनका सर दबाने लगे। जीजू के साथ बात करते करते दीदी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि साथ में दवाइयों का असर भी था। दीदी को सुलाने के बाद जीजू मेरे कमरे में आए। मैं बैठी हुई जीजू का ही वेट कर रही थी। उन्हें देखकर मैं बोली, आप ना आते तो मैं सो जाती। तो जीजू बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं वैसे भी जगह ही लेता। फिर वो बोले कि तुम 5 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। ऐसा बोलकर वह रसोई में चले गए और फ्रिज में से एक बियर की बोतल लेकर आए। तो जब मैंने जीजू से पूछा कि यह क्या है तो वो बोले कि कुछ नहीं, बस स्वास्थ्य के लिए ठंडी होती है और थोड़ी सी पी लोगी तो तुम्हें घबराहट भी महसूस नहीं होगी। तभी मैंने जीजू को मना कर दिया कि नहीं जीजू, ये सब मैं नहीं पीऊंगी, अगर आपको नहीं लेनी तो मत लो, मैंने आज तक नहीं पी और पापा भी कहते हैं कि शराब अच्छी नहीं होती। तभी जीजू बोले कि अरे पगली, तुम कौन से जमाने में जी रही हो, ये तो बस नॉर्मल बियर है, इससे कुछ नहीं होता। और तुमने तो देखा ही होगा कि आजकल की लड़कियां भी पीती
है इसके बाद जीजू ने मुझे पिला ही दी। वैसे मेरी फर्स्ट टाइम थी तो थोड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन उसे पीने के बाद सारी घबराहट मानो उड़ गई हो। इसके बाद जीजू ने पूजा स्टार्ट कर दी। जीजू बोल रहे थे कि हवन को का साइज तो बहुत छोटा है पिया। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू ये तो और भी अच्छा है ना, पुजारियों को छोटा हवन कुंड ही पसंद आता है। इसके बाद जीजू ने आधे घंटे तक पूजा की और उसके बाद थक गए। जीजू ने गंगाजल मेरे ऊपर ही छिड़क दिया था, इसलिए मुझे नहाना पड़ा। मैंने जीजू को बोला भी कि कम से कम इसे तो ऊपर ना छिड़क दे, तो जीजू बोले कि क्या करूं, रिया गिर गया। इसके बाद जीजू अपने कमरे में चले गए तथा मैं नहाकर सो गई। रात को तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन सुबह मुझे पता चला क्योंकि मुझे मीठा मठा दर्द हो रहा था। इसके बाद मेरा और जीजू का रोज का काम हो गया था। हमें पूजा किए बिना नींद ही नहीं आती थी। उधर अंकिता बीमार थी तो जीजू भी मेरे ऊपर डिपेंड हो गए थे। मैंने 8 दिनों तक जीजू के साथ खूब मजे लिए और इतने में दीदी भी वापस ठीक हो गई थी। इसके बाद जीजू मुझे वापस गांव छोड़ आए थे। फिर 2 दिनों बाद जीजू का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि रिया, दरअसल तुम्हारी दीदी रवीना को सब कुछ पता चल गया था। वह तो तुम्हारी खातिर कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैं कल घर आया तो उसने मुझे बहुत डांटा और मुझसे बात भी नहीं की। वैसे मैंने रवीना को मना लिया है, लेकिन प्लीज अब तुम भी वह सारी बातें दिमाग से निकाल देना। ये सुनकर मैं भी डर गई थी, लेकिन रवीना दिल की बहुत अच्छी थी। मैंने उनसे माफी मांग ली। अंकिता बोली कि कोई बात नहीं रिया, तुम तो बच्ची थी, गलती तो इनकी ही है, लेकिन मैंने इन्हें समझा दिया है। आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे और तुम घर पर भी कुछ मत बताना, वरना काका जीजी भी परेशान होंगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और दीदी ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि जीजू में भले ही लाख कमियां थी, लेकिन वह रवीना की हर बात मानते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रिया वॉइस 2025 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।